आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु भाषा। हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बीमारू राज्य के दाग से उबरने के लिए सफरनामे की। आज उत्तर प्रदेश के आर्थिक मोर्चे पर बेमिसाल बन चुका है। ये सारा करिश्मा हुआ है सीएम योगी के शासन में। आपको बता दें, साथ ही बड़े सियासी सूरमा आजम खां के 23 महीने बाद सीतापुर से जेल से रिहा होने के बाद हमारी सिलसिलेवार घटनाक्रम वाली रिपोर्ट देखी और चलते चलते बुलंदशहर के देवी मंदिर में 7, 11 और 21 नहीं बल्कि 108 बार परिक्रमा से मन्नतें पूरी होने की बात। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। कभी बीमारू कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर अब बेमिसाल बन चुका है। वित्त मंत्री 2023 में यूपी के 37,000 करोड़ के राजस्व अवशेष के साथ ही देश के सभी राज्यों को अब यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। सीजीए की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 16 राज्य राजस्व के अधिशेष में, जबकि 12 राज्य अभी भी घाटे से जूझ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। बीमारू शब्द का प्रयोग 1980 के दशक में कुछ राज्यों के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए किया गया था, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल थे। उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में दोगुनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है। आपको बता दें कि इस बात को सीएजी ने भी रिपोर्ट में माना है। गौरतलब है कि मौजूदा योगी सरकार के साल 2017 से लेकर अब तक के कार्यकाल की तुलना अगर साल 2012 से 17 के दौरान की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार से करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। यूपी कैसे बीमारू राज्य से बाहर आया? योगी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ। निवेशकों को आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिससे नए उद्योग और व्यापार स्थापित करने में मदद मिली। राज्य में एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क का तेजी से विकास हुआ। कई नए एक्सप्रेसवे बनाए गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई। लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख हवाई अड्डों का विस्तार हुआ। अयोध्या, कुशीनगर, जेवर में नए हवाई अड्डे बनाए गए। बिजली आपूर्ति में सुधार किया गया, जिससे उद्योगों और कृषि को लगातार बिजली मिल रही है। योगी सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतियां लागू की। निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल शुरू किए गए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजनों के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य में गरीबी दर में काफी कमी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन में भी सुधार किया। कैग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश अब राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन गया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों के क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन पिछले 8, 8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8, 8.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है।
ये केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। टैक्स कलेक्शन का क्या है रिकॉर्ड? वर्ष 2012-13 में कलेक्शन मात्र 54,000 करोड़ था, जो साल 2016 से 17 में बढ़कर 85,000 करोड़ हुआ। यानी 5 साल में करीब 31,000 करोड़ की वृद्धि हुई। योगी सरकार में साल 2017 से 18 में ये 95,000 करोड़ से बढ़कर साल 2024 से 25 तक 2,25,000 करोड़ तक पहुंचा। यानी 8 साल में करीब 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई। यूपी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि इन सभी प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश अब देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसका लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये बदलाव केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की छवि को भी बदल रहा है, जिससे यूपी अब विकास और निवेश का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। बता दें कि कैग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश करीब 37,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस के साथ सबसे ऊपर है। ये दर्शाता है कि प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में लागू की गई नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश न केवल सतत विकास की राह पर बढ़ रहा है, बल्कि अन्य राज्यों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में भी उभर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार को रिहा हो गया। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ये आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में उनके खिलाफ नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज भी कर दी थी, जिससे रिहाई का रास्ता उनके लिए साफ हो गया। बता दें कि आजम पर 104 केस दर्ज है। देखिए रिपोर्ट। जेल से जमानत तक विवादों में क्यों आजम? कुल केस 104, रामपुर में केस 93। विवादों में क्यों आजम? पहले 53 केस, अब 19 केस, कुल केस 72। कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे आजम? यूपी में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और कानूनी शिकंजा उन पर कसता चला गया। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने के बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए हैं, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। आखिर वो जेल से रिहा हुए, सभी के लिए खुशी का दिन है। आने वाले समय में सभी केस खत्म होंगे, हर फर्जी केस सपा सरकार में वापस लिया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें
जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। जब आजम के अखिलेश से हुए थे मतभेद, टिकट बंटवारे को लेकर रिश्ते में आई थी तल्खी। खुद के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में आजम खान ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। अखिलेश ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद आजम खान के हवाले से रामपुर के सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने आजम की पसंद को दरकिनार कर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। क्या आजम खान फिर जाएंगे जेल? इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर शायद नहीं रह सकेंगे। इसकी वजह यह है कि कई मामलों के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहीं 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में हैं। बता दें कि आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आजम खान के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के मामले दर्ज हैं। आजम के ऊपर भैंस चोरी और बकरी चुराने तक के मामले दर्ज है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के भी कई तरह के आरोप हैं। आजम खान पर जो पेंडिंग मामले हैं, उनमें से कई मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जिसके बाद फैसला जल्द आ सकता है। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के एक मामले, जिसमें उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हो रखी है। पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। आजम खान पर दर्ज प्रमुख मामले: चुनावी फर्जीवाड़े समेत कई गंभीर आरोप, रामपुर में सिर्फ 93 केस, जमीन हड़पने के मामले, जन्म प्रमाण पत्र का मामला, भड़काऊ भाषण का मामला, बकरी भैंस चोरी का आरोप, आजम एम्पायर का 2019 में शुरू हुआ पतन, आजम एंड फैमिली पर लगभग 200 केस दर्ज, आजम खान पर 104 केस। कभी यूपी की सियासत में बोलती थी तूती। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हो गए। कब जेल से बाहर आया आजम? योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रहना पड़ा। मई 2022 में जमानत पर रिहाई के बाद आजम खान बाहर आए थे। 17 महीने ही जेल में रह सके थे। उन्हें दोबारा 2023 में जेल जाना पड़ा था। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए। 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहे। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा के बाद जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली। भड़काऊ भाषण मामले में चली गई थी विधायकी। आपको बता दें कि आजम खान को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा था जब 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते आजम की विधायकी चली गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह समेत तमाम अधिकारियों के लिए आजम खान ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बदल सकती है यूपी की सियासी तस्वीर। 2027 चुनाव से पहले सियासी समीकरणों में हलचल। मुस्लिम दलित गठबंधन की अटकलें तेज। आजम खान का अगला कदम बना सियासी रहस्य। बसपा में शामिल हुए तो सपा भाजपा दोनों के लिए चुनौती। रिहाई के बाद आजम की भूमिका पर टिकी निगाहें। सपा की एकजुटता की होगी असली परीक्षा। समय तय करेगा आजम का सियासी भविष्य।
आजम खान के आगे की राह। बता दें कि आजम खान के कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं, जिसमें सुनवाई चल रही है। कुछ मामलों में उन्हें बरी भी किया गया है। जैसे मुरादाबाद में 17 साल पुराने एक मामले में आजम खान को बरी किया गया, तो कई मामले फैसले की दहलीज पर खड़े हैं। आजम खान की कानूनी लड़ाई एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें एक साथ कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां चुनरी बांधने, नारियल चढ़ाने या फिर या देवी माता को विशेष भोग अर्पित करने की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन हम आपको जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं वह देवी भगवती का ऐसा मंदिर है जहां परिक्रमा करने से ही मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती, लेकिन 7, 11 या 21 नहीं बल्कि 108 बार करनी होती है परिक्रमा। तो आइए मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्र के दिनों में बुलंदशहर की ये तस्वीरें भक्ति का उल्लास जगा रही हैं। तस्वीरें खुर्जा नवदुर्गा शक्ति मंदिर की हैं। बता दें कि ये एक पौराणिक मंदिर है। कभी यहाँ पर बहुत बीहड़ जंगल हुआ करता था, जहाँ दिन में भी लोग आने से डरते थे। इस मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग 250 साल पुराना बताया जाता है। लोगों ने बताया कि खुर्जा के चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता था। सुख शांति मिले, सबको अमन चैनी मिले, भगवान सबकी सुख शांति रखे, घर में परिवार खुश शांति रहे, खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया है। व्रत रखिए माता के, माँ के चरणों में रहे सब बस्ती, तो सब बहन भाई माँ के चरणों में रहे, सबको हाथ जोड़े, माँ को सब सुख शांति रखेगी। ऐसा है, ये जो यहाँ का जो क्षेत्र था एक रमणीय क्षेत्र था, जंगल था और बहुत प्राचीन यहाँ पृथ्वी से भोले बाबा का मंदिर था। लोग बाग भोले बाबा के मंदिर आते थे, तभी धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ कि यहाँ देवी मैया का कोई शक्ति है। उनको अंदर से ही एक ऐसी प्रेरणा होती थी कि यहाँ देवी मैया का भी कोई शक्ति है। धीरे धीरे यहाँ ऐसी भावना होती गई। एक कमेटी है दुर्गा समिति, उनमें डॉक्टर मोहनलाल जी ने, यहाँ रज्जो पोद्दार जी ने मिलकर ये जगह ली और यहाँ ऐसी सोचा कि ऐसी प्रतिमा बनाइए जो विश्व में पहली हो। यहाँ बहुत पौराणिक है ये जगह, स्थान। यहाँ का भी मंदिर था, उसके बाद बियाबान जंगल था, उसके बाद चाचा जी को स्वप्न आया, उन्होंने यहाँ फिर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अरे जिनको स्वप्न आया था क्या नाम था उनका? श्री डॉक्टर मोहनलाल जी। अच्छा, माता रानी ने उनको स्वप्न दिया था? जी हाँ। नहीं, बताया जा रहा है कि जैसे कि 250-300 वर्ष पुराना पौराणिक यहाँ छोटा था, ये बहुत मंदिर। हाँ, ये पौराणिक चीज जगह, ये बहुत पौराणिक है यहाँ। अच्छा, क्या क्या इसकी महिमा है मंदिर की? महिमा यहाँ है जहाँ जो भी कोई मुरादें मांगने आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। अच्छा, क्या क्या चीज बनी हुई है? जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ गर्भ गुफा भी बनी हुई है। हाँ, यहाँ सभी कुछ है, यहाँ गुफा भी है, माता रानी का गर्भ स्थान भी है। यह मंदिर, ये मूर्ति भगवती की 9 रूप में है, नवदुर्गा में इसकी स्थापना है। कैसी खुशी महसूस कर रही हो माँ के दरबार पे आई हो आप? भैया मैं तो खुशी मुझे ठीक ठाक रही हूँ। और क्या मांगा है माँ से? मैंने कुछ ना मांगो, मैया से अपने शरीर को मांगो, अपने को रहूँ, खुश रहूँ। अच्छा, बहुत खुशी है? खुशी रहूँ बस, ठीक ठाक रहा के मैया माता रानी ठीक ठाक रहा। अच्छा, कितने दिन से आ रही हो हमारे यहाँ पूजा करने? भैया मैं तो मैंने करने 20 साल से तो मैंने पूजा वहाँ कर ली नगर कोट में। यहाँ तो आऊँ 20 बार हो जाई ऊपर। नहीं, यहाँ माता रानी के यहाँ तो आती रहूँ मैं। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र होगी अम्मा जी आपकी? होगी 50 की, 50-55 की। 40 साल से लगातार आ रही हो कम से कम? हाँ, हर साल जाऊँ, हर साल। अच्छा। अब के ना गई बेस, तो माता रानी की कृपा बनी हुई है आप? आपको बता दें कि एक समय इलाके में सूखा पड़ा, बरसात नहीं हुई तो लोग चिंतित होने से लगे। करीब 250 साल पहले वाल्मीकि समाज की कन्या ने लोगों की चिंता को देखते हुए उस जंगल में तप करना शुरू कर दिया। उस कन्या के चारों तरफ मिट्टी और दीमक लगने लगी। तब कन्या से प्रसन्न होकर माता रानी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप दर्शन दिया और इसके बाद वो कन्या वहीं पर समा गई
और माता अदृश्य रूप में वहां विराजमान हो गई। बताते हैं कि माता ने उस बीहड़ जंगल से खुर्जा के रहने वाले डॉक्टर मोहन लाल जी को सपना दिया और सपने में बताया कि मेरे मंदिर का निर्माण करो। धीरे धीरे डॉक्टर मोहन लाल ने मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। आस्था बहुत है, 26 साल पुरानी ये चल रही है, 26वीं साल चल रही है। मंदिर है कम से कम लगभग 200-250 पुराना है। यहाँ पे एक छोटा मंदिर था, एक खंडर था पूरा, और यहाँ एक बहुत बड़ी बूढ़ी कम से कम 80-75 साल की एक अम्मा बैठती थी, उनका स्थान था यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे चमत्कार दिखाया, लोगों से जागरूक करा कि यहाँ पे हमारी माता रानी है। हमारे यहाँ पे छोटी मूर्ति माता रानी की लिख रही थी। उसके बाद में लोग खुर्जा में मंडल लिख रही, जागरूक करा लोग बागों का। उसके बाद में यहाँ पे आए हमारे डॉक्टर मोहन लाल जी, वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने ये यहाँ पे आकर उन्होंने देखा, उन्होंने फिर यहाँ पे कार्रवाई चालू करी, नींव का निर्माण चालू करा। उस अम्मा को यहाँ से वहाँ नीचे से हटा के उन्हें ऊपर बैठाया, इनकी नींव चालू हो गई। बताया जाता है कि माता रानी की कृपा से और कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां बहुत भारी वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद में आसपास की जो जनता भूख प्यास से तड़प रही थी और फसलें सूख रही थी, सब हरी भरी होने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशियां दौड़ गई। बता दें कि खुर्जा नवदुर्गा मंदिर की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की है। मंदिर को एक दिव्य रूप दिया गया है। मंदिर में 12 खंभे लगे हैं और गर्भ गुफा के अंदर 26 मंदिर स्थापित किए हुए हैं, जबकि मंदिर के अंदर 84 घंटे गूंजते हैं। नवदुर्गा शक्ति मंदिर के अंदर जो माँ की मूर्ति है वो 9 रूपों का एक रूप है। नवदुर्गा शक्ति मंदिर की एक और विशेषता है कि मंदिर के चारों ओर जो 108 परिक्रमा कर लेता है वो गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर होती है। 108 परिक्रमा करने में करीब 3 घंटे लगते हैं और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने में भी इतना ही समय लगता है। भक्तों ने बताया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 13 फरवरी 1955 को किया गया था। मंदिर में गर्भ गुफा बनाई गई है जिसमें सभी देवताओं को विराजमान किया गया है। देखिए, ये खुर्जा वाली माँ का वो दरबार है। इस दरबार में जो भी श्रद्धालु आते हैं, मन से जो भी माँ के चरणों में प्रार्थना करके माँ से मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। अनेकों हॉस्पिटलों में गया, सब डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में अब इतनी रोशनी है कि मैं घूम फिरने में समर्थ हूँ। ये मेरा माँ का ही आशीर्वाद है। अच्छा, क्या क्या चमत्कार देखे माँ के आपने? हमने माँ के अनेकों चमत्कार देखे। हमसे जो श्रद्धालु मिलते हैं यहाँ पर, हम उनसे पूछते हैं, जो निसंतान दंपति हैं वो आकर के अगर माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करें तो माँ उनको संतान प्राप्ति देती है। और वो बच्चों को लेकर के यहाँ आते हैं, हमें बताते हैं कि हमने माँ से इस तरीक़ा से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करी और हमें ये बच्चा सब माँ का ही आशीर्वाद है। मंदिर में मौजूद देवी भगवती की प्रतिमा में माँ के 9 रूप नजर आते हैं। मूर्ति के 27 खंड हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की इतनी भव्य और विलक्षण मूर्ति पूरे भारतवर्ष में नहीं है। 2000 वर्ग फीट में बना ये मंदिर अद्वितीय मूर्ति कला का नमूना है, जहाँ माता की प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है। बात करते हैं नव दुर्गा शक्ति मंदिर को लेकर जो खुर्जा में स्थापित है। बताया जा रहा है पौराणिक ये मंदिर है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, यहाँ कभी बहुत ही बीहड़ जंगल हुआ करता था और बीहड़ जंगल होने के साथ साथ यहाँ चारों तरफ बनी बन थे। और बनियों के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक बताया जा रहा है, जो यहाँ के जो पूजा करने वाले जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया है कि एक वाल्मीकि समाज की एक लड़की थी जो माता रानी की असीम कृपा उसमें बनी हुई थी। और असीम कृपा के साथ साथ अगर बताया जा रहा है कि जो करीब 200 से 250 वर्ष के आसपास वो लड़की यहाँ तप किया, जंगल में तप किया करती थी। और तप करने के साथ साथ उस लड़की के सर माँ का आशीर्वाद था और माँ के आशीर्वाद के साथ साथ उस लड़की पे माँ अपने कृपा रखती थी। तो माँ ने सपन दिया, डॉक्टर मोहनलाल, जो डॉक्टर मोहनलाल हैं उनको सपना आया कि मेरा यहाँ मंदिर निर्माण कराया जाए और मेरा मंदिर निर्माण अगर कराओगे तो मैं यहाँ 9 रूपों में यहाँ स्थापित होंगी। हम भी लगातार माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपील करते हैं
और सभी लोगों से यही कहते हैं कि माता रानी के चरणों में शीश झुकाएं और जिसमें कि माता रानी का कृपा सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंद से। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।